नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। ये बजट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हर शहर जाना है और जनता को समझाना है। जी हां, देश का बजट पेश होने के बाद केंद्र में सत्ताधारी दल भाजपा अब जन जन को बजट की खूबियां गिनाने में लगी है। यही कारण है कि कमल की कर्णधार अब शहर शहर जाकर मीडिया के जरिए जनता से संवाद करेंगे। भगवा पार्टी के मुखिया जेपी नड्डा ने सभी राज्यों में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन और प्रेस वार्ताओं के आयोजन के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्रियों और कद्दावर नेताओं को 6 और 7 फरवरी को शहर शहर जाकर बजट का प्रचार करने का जिम्मा दिया है। कुल मिलाकर कोशिश होगी बजट को सरल और आसान भाषा में जनता को समझाने और ये बताने की कि ये बजट देश और देश की जनता की बेहतरी के लिए कैसे सटीक साबित होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि नवाचार कृषि कानून लाने से पहले क्यों नहीं किया गया? क्यों किसान और किसान नेताओं से चर्चा नहीं की गई? क्यों खेती किसानी के जानकारों की राय ही नहीं ली गई? और क्यों किसानों से सुझाव नहीं लिए गए? और क्यों किसान से ये नहीं पूछा गया कि उन्हें ऐसी बेहतरी चाहिए भी या नहीं? खैर, सियासी मजबूरी है, जनता बजट समझना जरूरी है। और ऐसे में उठता है ये सवाल कि क्या कहता है कमल का बजट प्रचार अभियान? ये प्रचार है या फिर है नवाचार? बजट बनेगा देश के विकास का आधार। शहर शहर जा रहे हैं कमल के कर्णधार। समझाइश का प्रयास या बजट का प्रचार, कितना कारगर साबित होगा ये नवाचार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये है कमल का अभियान, बजट का प्रचार या फिर कोई नवाचार? बिग फाइट में बहस आज से है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी हैं, अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनडी माथुर जी हमारे साथ हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत एनडी माथुर जी आपसे ही करते हैं। सर, बजट आया, बजट में बहुत चर्चा हुई, लेकिन ये जो नवाचार बीजेपी कर रही है लोगों तक पहुंचाना, इस बजट के फायदे क्या है बजट में, इसे किस तरह से आप देखते हैं? मैं बशीर बद्र साहब के एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि हो गज़ल में शेर बेहतर, सभी शेर बेहतर, ये मुमकिन ही नहीं। हाथ की 5 उंगलियां कब बराबर हुई हैं? तो इसलिए अगर आप ये उम्मीद रखें कि एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं बात करूं, तो जो कुछ भी कदम उठाए गए हैं उनमें से अच्छे कदम भी हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जी। और एक मैं समझता हूं हेल्थ की क्रांति के रूप में ये बजट आया है, और हमारी इज्जत में इजाफा हुआ है हेल्थ क्रांति के रूप में, क्योंकि हमने वैक्सीन बड़ी जल्दी लाए और मैसिव वैक्सीनेशन का काम शुरू किया। और इसके अलावा, हेल्थ के अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर को देखा जाए तो उस पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन की बात है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी मैसिव जो है वो एलोकेशन है, लेकिन हर एक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर स्पेंडिंग बढ़ी है हमारी, तो हो सकता है उससे हमारी स्पेंडिंग बढ़ने से कर्ज बढ़ेगा, स्पेंडिंग बढ़ने से नोट छापेंगे हम तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो हमें कुछ सख्त कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे कि हम उस इन्फ्लेशन को चेक रखें और वॉर्टेक्स ऑफ डेब्ट में या कर्ज के जाल में ना फंसें। इन सब साइड इफ़ेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अमूमन मैं मानता हूँ कि दीर्घकालीन विज़न इसमें रहा है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा और तभी हम सफल हो पाएंगे। अदरवाइज जो मिशन हमारा है, जो विज़न है, वो विज़न कहीं खतरे में पड़ सकता है अगर उन साइड इफेक्ट्स पर रेगुलेशन ठीक से नहीं किया गया तो। बिल्कुल। बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, अभियान बीजेपी ने शुरू किया। देखिए, बजट तो पेश किया गया, लेकिन एक अभियान की लोग समझ सके बजट में क्या है, क्या फायदा है और किस तरह से बेहतरी के लिए बजट लाया गया है। ये नवाचार किस तरह का है, क्या उद्देश्य है सरकार का? देखिए, जो ये लोक कल्याणकारी बजट है जनता के लिए होता है, और जनता को ये पूरा समझ में आना चाहिए कि आखिर बजट में क्या है और बजट कैसे लाभकारी है सबके लिए। तो उस उद्देश्य से सभी देश के प्रदेशों की राजधानियों में इसके लिए हमारे जो भी केंद्र के मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बुद्धिजीवियों से मुलाकात करेंगे, जो व्यापारिक संगठन है, चैम्बर्स हैं, वो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के संगठन हैं, उनसे सबसे बात करके और इस बजट के क्या दूरगामी परिणाम होंगे, ये बजट किस प्रकार से अच्छा है, किस प्रकार से ये बजट गांव और किसान को केंद्रित करके बनाया गया है, किस प्रकार से एमएसएमई और सब सेक्टर्स के लिए लाभदायक होगा, इन सब के बारे में समझाया गया है। देखिए, पिछले दिनों में क्या हुआ है, अगर हम बात करें, ये बजट है और एक
इस बजट के जो परिणाम आने वाले हैं वो किस प्रकार से आएंगे, हम सबके लिए समझना जरूरी होता है और इसके लिए ये अभियान एक शुरू किया गया है। जो कांग्रेस की परिपाटी रही है, जो पिछले दिनों में जो विशेष रूप से देखा गया है, और मैं मूलतः बात करूं किसान आंदोलन में ही, तो कांग्रेस का काम ये रहा है कि पब्लिक को कन्विंस तो नहीं कर पा रहे लेकिन कंफ्यूज जरूर कर रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा आवश्यक हो गया कि हमारी जनता खुद समझे कि जो हमारे लिए बजट बना है वो कैसा है, किस प्रकार से हमारे लिए। मुकेश जी की किसान आंदोलन को लेकर आपने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज कर रही, तो कहीं बजट को लेकर भी कंफ्यूज ना करे, लोग समझ सके। तो जब अगर आपको जरूरत लगी, जब हमारी जनता को सारा समझ में आएगा इस बजट के बारे में, और जब बजट के बारे में जनता के बीच में जाएंगे। अभी आपने सुना कि क्या जी ये जो पूरा जो बजट के प्रचार की जो बात है, इसकी पूरी पृष्ठभूमि को आपको समझना पड़ेगा। बिना पृष्ठभूमि को समझे ये बात आएगी नहीं पकड़ में। देखिए, पहली बात तो ये कि पूरे देश के अंदर जो फार्मर जो डिस्ट्रेस है, किसान की जो समस्या है, किसान की जो पीड़ा है, किसान का जो दुख है, किसान का जो दर्द है, उसको आप सड़कों पे कांटे बोके आप उससे दूर आना चाहते हैं। उसको बहुत ही हाई हैंडेडली, बहुत ही लोहे के हाथ से उसको कुचलना चाहते हैं। अब ये पूरे देश को पता है, हर पूरे किसान को पता है, हर किसान की झोपड़ी के अंदर रहने वाले आदमी के दुख दर्द को पहुंचने की जगह आपने कौन सी चीज को इख्तियार किया, ये सारे देश ने देखा है। तो अब किसान की उस मूल समस्या के, किसान के उसका आंसू पहुंचने की जगह आप प्रचार के माध्यम से इसको सप्रेस करना चाहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि इलेक्शन, बीजेपी जो है वो बेसिकली एक रूलिंग पार्टी के रूप में काम नहीं कर रही, इलेक्शन विनिंग मशीन के रूप में काम कर रही है। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि बजट को चुनाव जीतने का माध्यम बनाया गया, और उन राज्यों के लिए विशेषकर जिनमें चुनाव अभी होने बाकी हैं, उनके बारे में, असम के बारे में, बंगाल के बारे में, तमिलनाडु के बारे में बजटरी प्रोविजंस किए गए। अब यहां एक समस्या थी, बिहार के अंदर आपको ख्याल हो तो खुद नरेंद्र मोदी जी गए थे और उन्होंने एक बड़ा एक लोमहर्षक एक भाषण दिया था। 10,000 करोड़ लोगे, 50,000 करोड़ लोगे, 1 लाख करोड़ लोगे, 1.25 लाख करोड़ लोगे, 1.5 लाख करोड़ लोगे। आपको याद होगा, पूरे देश को याद, आपके दर्शकों को भी याद होगा। उसके बाद कई बार ये करने के बाद वो एक्सपोज हो गए। इस बार उन्होंने बड़ी जोरदार बात की कि अगर बिहार के अंदर अगर हम सत्ता में आते हैं तो बिहार को फ्री वैक्सीन देंगे। तो पहली बार बजट को भी, अब क्योंकि पहले वो चुनावी कर चुके, अब वो खुद तो कह नहीं सकते, खुद एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं। तीसरा एक बात हो रही है, तीसरी बात है कि देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 35 साल के अंदर कि इकोनॉमी श्रिंक हुई है। एक जमाने के अंदर जो इकोनॉमी पिछले 1 साल पहले 203 लाख करोड़ की थी, वो 195 लाख करोड़ की हो गई। जो इकोनॉमी दुनिया के अंदर 5वें नंबर की बड़ी इकोनॉमी थी, फिसल के 6ठे नंबर पे चले गई। हमारी ग्रोथ रेट बांग्लादेश से भी बहुत पीछे रह गई। ये तो 19 में रह गई थी, क्योंकि आपने नोटबंदी जैसी बेवकूफी के काम किए, बिना सोचे समझे आपने नोटबंदी का काम किया, आपने जो कर सुधार लाने की बात की। कहा कि जो चुनावी राज्य है वहां पर, लेकिन ये तो हमने अक्सर देखा है, सरकार किसी की भी हो, फोकस उनका उस स्टेट पर रहता है, और इलेक्शन के मद्देनजर क्या कुछ बेहतर दे सकते हैं, कोशिश रहती है। श्वेता, कभी भी बजटरी जो स्पीचेज है उसके अंदर इतना देखिए, इतना बेशर्मी से कभी भी इस चीज को प्रचार माध्यम नहीं बनाया गया। आप देखिए, देश का लोकतांत्रिक आप इतिहास पढ़िएगा, अच्छा उसमें भी आप ऊपर क्या करें। अब आप फिस्कल फेडरलिज्म, एक हिंदुस्तान की एक बड़ी बात होनी चाहिए। एक जमाना था कि जो सेंट्रल जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसका 42% राज्यों को दिया जाता था, आपने उसको घटा के 41 कर दिया, क्योंकि कारण वो 1% आप क्या करेंगे, आप चाहिए राज्यों को देंगे। तो मेरी राय के अंदर आप लोकतंत्र को आप खतरे में डाल रहे हैं, आप फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर केवल पॉलिटिकल फेडरलिज्म नहीं है, फिस्कल फेडरलिज्म है, फाइनेंशियल फेडरलिज्म भी है, आप उसको भी खतरे में डाल रहे हैं। मेरी राय में इससे ज्यादा एक भोंडा प्रदर्शन कभी भी नहीं हो सकता था, जो कि किया जा रहा है। ठीक है, प्रकाश भंडारी जी, मैं इनकी बात का एक छोटी सा जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बड़े ऐसे शब्दों का यूज किया, भोंडा, बेशर्मी और ये किस प्रकार, हालांकि ये उचित नहीं है। जहां तक बजट का सवाल है, निश्चित रूप से ये बजट आज तक कांग्रेस की सरकार ने इतने साल बजट दिए, कभी इनका इस प्रकार का विजन नहीं रहा। आज ये बात कर रहे हैं कि हमने जो आने वाले चुनाव हैं, जिन राज्यों में चुनाव है उनके लिए ये किया। आप मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपके यहाँ क्या हुआ कि जब राहुल गांधी, जब ये आपकी सरकार राजस्थान की ले रही थी शपथ, तो उन्होंने कहा 1, 2, 3, 4 और 10 तक गिन के उन्होंने ये बोला कि 10 दिन के अंदर अंदर पूरे प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। आप 10 दिन, आपको कितना टाइम हो गया, आपको 2 साल हो रहे हैं, आप कर्जा किसानों का माफ नहीं कर पाए। आप कैसी बातें करते हैं, आपको बात करिए तो तथ्यों की और सत्यता की आप बात किया कीजिए।
मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश का डेवलपमेंट किया है, आज आपने, मैं फिर कहूंगा इस बात को कि आप किसानों को कन्विंस आपको करना चाहिए, आप किसानों को कंफ्यूज कर रहे हैं। पीएम ने जो कहा वो किया या नहीं किया, देखिए सवाल उठा रहे हैं लेकिन काम करने वाले काम कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए, आप राहुल गांधी की बात का जवाब दीजिए। कैसे करके नहीं, राहुल गांधी की बात क्या करेंगे? आप तो बताइए ठीक है, इस पे बात करेंगे नहीं तो आप वादे की बात नहीं, आपने वादे की बात शुरू की ना, आपने कहा हमने वादा पूरा नहीं किया, तो आप राहुल गांधी जी का वादा पूरा कीजिए। देखिए पहली बार तो हो नहीं रहा है, इस नवाचार को आप जो बीजेपी कर रही है तो पहले भी करते हैं, लेकिन अभी ज्यादा फोकस होने की वजह क्या मान रहे हैं? कंफ्यूज कर रहे हैं। कौन से दर्शक को कंफ्यूज करने का काम, ठीक है कंफ्यूज करने का काम जनता का। ठीक है मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी, पता क्या कर रहे हैं सुनील जी, सर बात तो सुनिए सर। इस बहस को यही छोड़िए कि पहले तो ये बताइए कि खाली तिजोरी की खनखनाहट कहाँ बजेगी, कहाँ सुनाई देगी? तिजोरी खाली है, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, अंबानी और अडानी की बज रही है तिजोरी, जिनकी तिजोरी अब भर रही है उनकी बात अलग है। पहले सरकारी तिजोरी जो की खनखनाहट तो कहीं सुनाई देने नहीं रही। दूसरा ये है कि फेडरल स्टेट के अंदर जब आप देखें तो एक राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे वो गैर भाजपाई राज क्यों ना हो, वो सभी राज्यों की ओर से एक चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को और उन बातों का सुझाव दिया जाता है कि साहब ये राज्यों का और हमारे ये जो है ये विशेषकर जीएसटी को लेकर के जो सुझाव दिए गए थे उसमें कहीं बजट के अंदर कहीं उसका कहीं आपको देखने को भी नहीं मिला। वो आवाज़ जो थी वो सारे स्टेट्स के बिहाफ पर, सारे स्टेट की तरफ से अशोक गहलोत ने अपनी चिट्ठी में लिखी थी। वो इतनी महत्वपूर्ण बातें थी कि उसका बजट में समावेश बहुत ज़रूरी था। अब वो अगर उसका कहीं उल्लेख भी नहीं आता है, अब आप हमारे इस राज्य की अगर समस्या को देखें तो टूरिज़्म हमारा एक बहुत बड़ा उद्योग है, न सिर्फ भारत का, राजस्थान का कई राज्यों का वो है एक बड़ा उद्योग माना जाता है। अब उस उत्तर प्रदेश का भी है तो असम का भी होगा, तमिलनाडु का भी होगा। टूरिज्म का टी भी सीतारमण जी की जो बजट अभिभाषण के अंदर आपको उसका टी भी सुनने को नहीं मिला। इस ऐसे आप जो सारे जो डाइवर्ट हुए हैं फंड्स वो सिर्फ हेल्थ सेक्टर की तरफ है। हेल्थ सेक्टर को अब तक आपने इतना ओवर द ईयर्स 70-72 साल हो गए, तो हेल्थ को जो मिलना था वो जिस हिसाब से मिलता रहा था वो मिलता रहा था। अब सारा फोकस ही हेल्थ पर कर दिया, इकोनॉमिक की। ये कोविड महामारी की वजह से नहीं, क्योंकि ये वजह मानी जा रही है कि कोविड की वजह से इसलिए जरूरत थी। कोविड के लिए तो वो बोला, कोविड जो है वो केंद्र सरकार का विषय नहीं, उससे इम्प्लीमेंट तो राज्य सरकार करती है। उनकी तिजोरी में भी कुछ होना चाहिए जब वो कोविड की सेवा कर सकते हैं। कोविड मरीजों की सेवा जब हो सकती है जब राज्य के तिजोरी में भी कुछ हो। उस तिजोरी को भी खाली रखा और अपनी तिजोरी जो खाली है ही। तो आपने जो अशोक गहलोत के पत्र की मैं अगर बात करूं तो उसके महत्व को जानिए। उस महत्व जो सुझाव दिए गए थे उसका कहीं बजट में समावेश होता तो सभी राज्यों को उसका फायदा होता, क्योंकि फेडरल स्टेट के अंदर इस तरह से आप जो राज्यों की उपेक्षा होती है ये कभी भी किसी भी प्रजातंत्र के अंदर जो राज्य होते हैं उनकी का भी हक होता है। डिवॉल्यूशन का जो हिस्सा जाता है उसमें। अब जीएसटी तो आपको राज्यों से मिलती, उसके बंटवारे को लेकर के उसके उपयोग के लिए जगह कुछ सुझाव जाते, उसका मेरे समझ में उस पर विचार किया जाना चाहिए था। जो सीतारमण जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इन सब ने कभी कुछ नहीं किया। इसका आपको 2 महीने के अंदर आपको इसका नतीजा मिल जाए। यानी कि कुछ और चीजें थी जिन्हें प्रायोरिटी में लेना चाहिए था, जिस तरह से आपने जिक्र किया टूरिज्म को लेकर, या मुख्यमंत्री जो लेटर लिखा उससे राज्यों को फायदा होता, और चीजें हो सकती थी, वो जनता के हित में होती, सिर्फ राजस्थान को बल्कि सभी राज्यों के लिए होता। बिल्कुल माथुर सर, बिल्कुल आपने अभी जब शुरुआत ही की तो आपने कहा था कि बहुत सारी चीजें हैं जो प्लस में हैं, बहुत ऐसी हैं जो खामियां और कमियां भी नजर आएंगी, लेकिन जो बातें आप अभी प्रकाश भंडारी जी ने कही, क्या आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं? सुनील जी ने और प्रकाश भंडारी जी ने एक मुद्दा फिस्कल फेडरलिज्म का उठाया है और फिस्कल फेडरलिज्म की बात की है कि राज्यों को जो है वो सुना जाता है या राज्यों की बात सुनी जाती है। मुख्यमंत्री का जो लेटर उनको लिखा गया था उनको सुना जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये तो ठीक है कि आम सहमति हर चीज़ पर बनानी चाहिए, चाहे वो बीजेपी राज्य हो चाहे
कांग्रेस का राज्य हो, उन सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। शायद यही कमी किसान सुधार में भी रही। सुधार तो ठीक है, लेकिन आम सहमति नहीं बनाई गई उन पर। सारे अर्थशास्त्री मानते हैं, सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मानते हैं कि सुधार होने चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आना चाहिए। जो एग्रीकल्चर शॉर्टेज या फूड शॉर्टेज के समय की पॉलिसी है, उस पॉलिसी को फूड अबंडेंस के समय पे कैसे लागू किया जा सकता है, पर कहीं कमी रही। और शायद यही कारण है कि अब बजट को लेकर के बीजेपी सरकार जो है वो आम आदमी के पास जा रही है, जिससे आम सहमति बन सके। शायद यही कारण इसके पीछे रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर, लेकिन मुकेश पारिक जी, एक यही बात है, देखिए अच्छी चीज़ है कि आप बजट लेकर आए। बजट में बहुत सारी चीज़ें थी, लोगों का अलग अलग तरह के फीडबैक भी है, रिएक्शन भी है। कोई ठीक कह रहा है, कोई बैलेंस कह रहा है, कोई कह रहा है कुछ भी नहीं है इसमें। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन जनता तक सही तरीके से पहुंचाने की कोशिश, बस यही उम्मीद इस कृषि कानून को लेकर भी लोग कर रहे थे। और किस नाराजगी जो ज्यादातर लोगों की यही है कि जब बना तो ऐसे ही लोगों से बातचीत होती, डिस्कशन होता और उसमें कुछ कमियां होती तो उसे वापस ठीक करके और फिर कृषि कानून लाया जाता। तो आज वो स्थिति और उस जगह पे नहीं होते जहां पर आज देश देख रहा है किसानों। देखिए, जहां तक सबके पहले मैं आपको बजट के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि जो ये साल रहा, ये पूरे विश्व कोरोना की चपेट में रहा और देश की नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जब ये बजट आने वाला था तो आम लोगों में एक ये चर्चा थी कि जो इसकी पूर्ति है वो जनता पर करों का भार आएगा और उसके द्वारा उसकी पूर्ति की जाएगी। आम जनता के ये समझ में आ गया कि इस सरकार ने इतनी ये हालत होने के बावजूद किसी भी प्रकार का कोई नया कर जनता के ऊपर नहीं लगाया। ये एक, मैं इसके अगर एक सामान्य शब्दों में बात करें तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव, बहुत बड़ा। मैं अगर देखिए, आज तकनीकी शब्दों में हर आदमी नहीं समझेगा, आंकड़ों में हर आदमी नहीं समझेगा, लेकिन हर आदमी एक इस बात की प्रशंसा करता है, एक लेमैन इस बात की प्रशंसा करता है कि सरकार ने इतनी बड़ी महामारी को झेलने के बावजूद, इतना पैसा सरकार ने खर्च करने के बावजूद कोई भी कर इस जनता के ऊपर नहीं थोपा। अब आपने जो आपका प्रश्न है वो आपने किसानों के बारे में किया। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, हम जब किसानों के हित की बात करते हैं तो स्वामीनाथन आयोग और कई प्रकार की हम बातें करते हैं, और कांग्रेस को हमने कई बार ये पूछा, लेकिन कांग्रेस उस बात का अभी भी जवाब नहीं देगी, सुनील जी भी जवाब नहीं देंगे। ये जो कृषि कानून लाए गए हैं, कांग्रेस इसके पक्ष में थी। मैं भी इसका दावा करता हूं, हमारे नेता भी कर चुके हैं और भी पहले इन्होंने खुद अपने मैनिफेस्टो में ऐसी कई चीजें लिखी है। अब ये स्वीकार करें या नहीं करें ये इनकी इच्छा है, लेकिन सत्य ये है, तथ्य ये है। अब आप जब क्या कर रहे हैं, जब ये किसानों ने आंदोलन शुरू किया, तो किसानों ने जब आंदोलन किया तो कांग्रेस का एक सकारात्मक भूमिका ये होनी चाहिए थी किसानों के हित में कि अगर इसमें कोई ऐसी चीज थी कि जो ये नहीं स्वीकार करते थे तो ये सरकार को एक सुझाव देते। इन्होंने ये काम नहीं किया, इन्होंने काम किया किसानों को उकसाने का, भड़काने का, जो मैंने पहला शब्द यूज किया। मैं कंप्लीट सवाल श्वेता जी ने पूछा, आपने कहा कि कांग्रेस ने उस समय नई आवाज उठाई, उस समय कुछ विरोध नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हैं। सुनील जी देखिए एक सेकंड सर, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो मैं आपको कुछ बातें बिल्कुल फैक्चुअल बातें बताऊंगा। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट में वक्त भी खत्म होने वाला है। शॉर्ट में ही बताऊंगा आपको मैं। पहली बात तो कि आप ये कह रहे हैं आपने टैक्स नहीं लगाया, तो मैं एक तो मेरे जो विद्वान मित्र हैं उनसे बात पूछना चाहता हूं कि फिस्कल डेफिसिट जो प्रोजेक्टेड था वो था 3.5, आपने अब हो गया है, जब बजट आपने प्रोड्यूस किया तब हो गया 9.5, यानी टैक्स लगाया नहीं लगा, बट अच्छी तरह समझ लीजिए 6% का हर एक इंडिविजुअल के ऊपर इसका इंपैक्ट आने वाला है। अगर आप मना कर मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल स्टैटिकल बात कर रहा हूं, यहाँ पे एक इकोनॉमिस्टों की बात हो रही है यहाँ पे कि 3.5 को आपने फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्ट किया था, आपने जब बजट लाभ लेके आए तब उसको कर लिया 9.5। तो ये मेरी राय में इसका मतलब स्पष्ट है कि आपने हर एक इंसान पे, पूरे 130 करोड़ लोगों पर इसका भार यही है कंफ्यूजन। मेरी बात सुनिए, आप जब बोल रहे हैं चुप रहता हूं, लेकिन आप जब बोल रहे हैं आप थोड़ा डेमोक्रेटिकली बात करिए। आप बोल रहे हैं चुपचाप सुनता हूं, इसलिए आपसे भी मैं अपेक्षा करता हूं जब मैं बोलूं आप भी चुपचाप सुनिए। दूसरी बात आप ये देखिएगा कि फिस्कल फेडरलिज्म की बात जो बात हुई थी उसमें बात ये थी कि पहले 42% राज्यों का शेयर था जिस जीएसटी की बात हो रही है, 15वें फाइनेंस कमीशन ने उसको 41 कर दिया है। ये अपने आप में आप बताइए, आप लोकतंत्र को आप मजबूत करें आप कमजोर करें। अशोक गहलोत साहब ने इसके लिए पत्र लिखा और ये पत्र बिल्कुल फैक्ट्स के आधार पर लिखा गया कि कैसे 42 को आप 41 करने जा रहे हैं, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। एड्रेस करने की जगह आप क्या करें, आप उसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं बजट प्रोपेगेशन को, और वो क्यों कर रहे हैं
क्योंकि अब आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हमने इकोनॉमी को अच्छी तरह संभाला, कोरोना कोविड के कारण हुई, तो मैं आपको एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। मार्च एंडिंग जो 19 19 में जो एंड आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ है, उसमें बांग्लादेश का जो ग्रोथ रेट है वो है 8.2 और आपका ग्रोथ रेट है 4.2, यानी उस टाइम भी आप बांग्लादेश से आधी रेट पे ग्रो कर रहे थे। इस बार तो आप -7.5 पे हो, इस बार तो आप -7.5। तो अब पहले आप ये बताइए, आपको इकोनॉमी आपसे कंट्रोल ही नहीं आ रही, आपसे इकोनॉमी तो 19 से 18-19 में कंट्रोल लिया। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पे इन्होंने कहा अगर पार्लियामेंट में उस पर बहस करा ली जाती और आम सहमति बना ली जाती तो शायद इतना ओवरलैप ये दिन नहीं देखने पड़ते। दूसरी बात, ये दिन नहीं देखने की बात है 42 से 41 कर दिया है। माथुर साहब, आप भी इत्तेफाक, मेरी बात सुनने साहब, हो सकता है 1% कम किया हो, पर फिस्कल स्पेस इतना है कि क्वांटम जरूर बढ़ेगा, राज्यों की तरफ हिस्सा जरूर बढ़ेगा, क्वांटम बढ़ेगा। देखिए, इस पूरे बजट को भी जो किसान आंदोलन है उस प्रसंग में भी देखना चाहिए। हमारा तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, इतना बड़ा, इतने बड़ी संख्या के अंदर लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और आप ये देखिए कि खेती को प्रोत्साहन देने की बात होती है, और जो फार्म लॉज आए हैं उस पे पूरा देश का किसान एक तरफ, सरकार एक तरफ। आप देखिए ये तमाशा जो है 70 दिन तो हो गए और इसका कहीं कोई मतलब सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। आप इसको इकोनॉमी से, पहले सबसे बड़ी बात है कि किसानों की जो मांग है उससे आप इकोनॉमी से अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो फार्म प्रोड्यूस जो होता है वो सारा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को कंट्रोल करता है, और आपको अगर अनाज महंगा मिलता है तो सबसे देश का दुर्भाग्य होता है कि अनाज जहाँ महंगा होता है वहाँ पर वो देश, पूरा देश दुखी रहता है, और खुशहाली ये पहल बीजेपी की तरफ से की गई, बिल्कुल, क्योंकि सर वक्त आप उस फार्म लॉ चर्चा में शामिल होने के लिए, बिल्कुल प्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना तो जरूर है कि बीजेपी बजट पेश करने के बाद अब ये एक अभियान लेकर चल रही है जहां पर लोगों तक बात पहुंचाई जा सके, बजट को पहुंचाया जा सके, समझाया जा सके, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अच्छी बात है, अच्छी कोशिश है और होना भी चाहिए। लेकिन उम्मीद अब लोगों को यही थी कि जब कृषि कानून लेकर आए गए थे तब भी अगर ऐसा करते तो शायद, या फिर चर्चा प्रॉपर वे में संसद में हो जाती तो इतना विरोध नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती जो हो रही हैं। लेकिन ये बीजेपी की तरफ से जो पहल की जा रही है बजट को लेकर, वो अच्छी बात है। आमजन को समझ में आएगा कि बजट में क्या प्लस है, क्या माइनस है, कितना बेहतर है, ताकि कोई दूसरा अगर कुछ कहता है तो बरगलाने में ना आए, वो किसी और की बातों में ना आए। शायद यही उद्देश्य बीजेपी का है इसे लेकर। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।